हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें हम फिजिक्स यानी भौतिकी का देखेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, और इस वीडियो के साथ साथ इसका नोट्स भी आप सभी स्टूडेंट को देने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना की मैट्रिक की आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे और आप प्रत्येक वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है वो प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से, भौतिकी का पहला चैप्टर से लिया गया है, और आपको ये एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, तो उसका फिर कोई आंसर लिखना है कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गया, जो दूसरे लिखा गया है, तो अनुभूति होती है, ये फुल स्टॉप देने के बाद ये जो आपका लाइन होगा इसको छोड़ देना है, और जो सेकंड लाइन होगा वो यहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, आप लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके कि दूसरे शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। फुल स्टॉप दे के लिखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में, यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे आपको लिखना है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपसे बता दें कि उसके बाद में फुल स्टॉप दे के लिखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। जो भी स्टूडेंट को अभी तक याद नहीं होगा उसको मैं एक बार और बता रहा हूँ कि प्रकाश क्या है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि दूसरे शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसका चाल निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद में फुल स्टॉप दे के लिखना है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। केवल आपको इतना ही लिखना है, चूँकि ये आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। आपको मैट्रिक एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे या प्रकाश के अपवर्तन का या परावर्तन का नियम पूछे, ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये बहुत आसानी तरीके से मैं फिगर के साथ आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये आपतन बिंदु है। ठीक है, ये होते हैं आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। बीच में दोस्तों जो होते हैं ये अभिलंब होते हैं। तो आपको लिखना है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु ये हो गया और इस पर डाला गया है अभिलंब। तो आपको लिखना है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा लिखना है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में लिखना है प्रकाश का दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो उसी को आप कैसे मैट्रिक एग्जाम में लिखेंगे, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या एक ही तल में होते हैं, जो आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद में आपको रोमन नंबर 2 में लिखना है, वो लिखना है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात लिखेगा साइन आई बराबर साइन आर। चूँकि मैं आपको बता दिया हूँ कि जो फिगर होते हैं ये कोण के बराबर होते हैं, इसीलिए आप लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है कि दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित। दोस्तों अगर आपको भी हो रहा है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, तो आप डॉट नेट के व्हाट्सअप नंबर 8400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो 8400 पे। दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के किसी भी कठिन से कठिन सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है
उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, याद करना बहुत ही आसान है और मैं बहुत शॉर्टकट अपने से आंसर इसको बहुत शॉर्टकट में आपको बना के दिया हूँ ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप गेस या मॉडल पेपर कुछ भी आप क्वेश्चन में इसका आंसर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट इसका आंसर बनाया हूँ और आपको मैट्रिक एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे फुले मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आपको लिखना है कि मुख अक्ष के लिखिएगा कि दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि इसका जवाब कैसे लिखना है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप यहाँ तक आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद में बात आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे बता दें प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। बी में लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम रोमन नंबर में वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपका मैट्रिक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन लगभग 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका आंसर लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको रोमन नंबर 1 में लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से आप अपने बोर्ड स्क्रीन पे देख पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो के साथ ही साथ याद होते चलेगा। बहुत ही सिंपल है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। ठीक है, उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर में आपको 3 में लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में आप लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगर एग्जाम में पूछे जाएं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो मैं आप सभी को जिस तरीके से बताया हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। दूसरा नंबर में लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और आप रोमन नंबर 4 में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। उसके बाद में अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैट्रिक एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं अभी जिस तरीके से बतलाया हूँ उसी तरीके से आपको आंसर लिख के आ जाना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन था अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, और ये क्वेश्चन है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना। आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए पहले वाला जो था तो उसमें बोले थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसमें याद करना है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरते, केवल आपको नहीं लगा देना है, यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो आप लिखिएगा कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। आप रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर रोमन नंबर बी में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में किया जाता है। सी में लिखेंगे या रोमन नंबर 3 में अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इस प्रकार से, और रोमन नंबर आप 4 में भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च एवं टेबल लैंप में किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर ये भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएँ कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। फिर रोमन नंबर 2 में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में किया जाता है। और रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और रोमन नंबर 4 में लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च एवं टेबल लैंप में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को बतला चुके हैं 1 से लेकर 7 तक का साइंस के फिजिक्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे फिजिक्स से हम 1 से लेकर 40 तक का 1 से लेकर 25 तक का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। जो आपको फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 से लेकर 25 के जो हमारे सिलेक्ट किए गए जो गेसिंग क्वेश्चन है वहीं पूछे जाएंगे। तो इसका PDF मैं बहुत ही जल्द तैयार करने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। जितने ही PDF अब मैं तैयार करने वाला हूं, तो आपको कुछ ही दिनों के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का PDF आप सभी स्टूडेंट को प्रदान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना के आने वाले वीडियो आपसे ना छूटे। आप सभी को तो मालूम होगा कि प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं मैट्रिक के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना के आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों मैं मौके में सारी जल्द मिलूंगा इसी के अगले पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।